Hello everyone, I am Loli Sharma and welcome to my YouTube channel TSC The Science Classes। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 15 सब नेचुरल फिनोमिना ऑफ क्लास 8 साइंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इस चैप्टर के हाफ पार्ट को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि चार्जेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या कितने हैं। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि जो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं। हमने लाइटनिंग के फिनोमिनास के बारे में पढ़ा, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग पढ़ी, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि लाइटनिंग से बचने के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जब लाइटनिंग होती है तो उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए भी बहुत खतरा होता है, वो डेंजरस होती है। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनको लाइटनिंग से बचाने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं बहुत, ठीक है, उनको लाइटनिंग से बचाने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिनका नाम होता है लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो क्या होता है, वो एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, जो हमारी बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, कि लाइटनिंग का इफेक्ट उन बिल्डिंग्स के ऊपर ना हो, बिल्डिंग प्रोटेक्ट रहे। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर के हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि वो कैसा होता है, कि जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है कि वो कैसा होता है। तो लाइटनिंग कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एक मेटेलिक रोड होती है जो कि बिल्डिंग से थोड़ी बड़ी हो। ठीक है, और जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, जब बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उस टाइम वो मेटेलिक रोड जो होती है उसकी वॉल्स में, उनकी दीवारों में इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, देखिए मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। इस पिक्चर से आपको इसकी जो कंस्ट्रक्शन है कि वो कैसा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसकी पिक्चर। ये हमारे पास बिल्डिंग लगी हुई है, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को हमें जो है, अगर हम लाइटिंग से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास लाइटनिंग कंडक्टर है। तो वो क्या है, ध्यान से देखिए। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप में लगाया जाता है। ये एक मेटेलिक की क्या होती है, रोड होती है। ठीक है, ये मेटेलिक की रोड है कि जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो जो उसकी वॉल होती है ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, उसकी वॉल में इसको डाला जाता है। उसका जो एक प्लेट होती है जो कि कॉपर की प्लेट होती है वो ग्राउंड में होती है, ग्राउंड में इसको लगा दिया जाता है। और साथ ही साथ जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, ऊपर जो रूफ होती है बिल्डिंग की वहाँ पर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी लाइटनिंग होती है तो जो लाइटनिंग है वो, जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये मेटल का बना हुआ है। तो मेटल एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग से जो चार्ज होता है ये चार्ज फ्लो करके सीधा इस मेटल वायर में से होता हुआ यहाँ अर्थ में चला जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्चार्जिंग, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो चार्ज होता है वो हमेशा अर्थ के अंदर फ्लो करना चाहता है। तो अर्थ के अंदर फ्लो करने के लिए उसे एक अच्छा पाथ चाहिए जिस पाथ में से वो आसानी से फ्लो हो सके। तो कंडक्टर एक अच्छा पाथ होता है जो एक लाइटनिंग को, मतलब जो एक कंडक्टर होता है एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है लाइटनिंग को जिससे वो ईजिली पास हो सकता है अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ की जो पोटेंशियल होती है वो ज़ीरो मान के चलते हैं हम। तो अर्थ के जो जो चार्ज होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इसीलिए जो लाइटनिंग कंडक्टर हम यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, जो सारा का सारा चार्ज होता है वो सारा का सारा फ्लो करके अर्थ में चला जाता है, जिससे बिल्डिंग जो होती है उसको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिस्ट्रक्शन लाइटनिंग की वजह से बिल्डिंग में नहीं होता। इससे बिल्डिंग क्या हो जाती है, सेफ। इसीलिए हम लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ करते हैं फॉर द सेफ ऑफ बिग बिल्डिंग्स। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जो हमारे घर होते हैं, उनको लाइटनिंग से बचाने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर को अपनी छतों पर लगाते हैं। और जो उसकी मेटल की प्लेट है वो अपनी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी वॉल्स में से होती हुई ग्राउंड में चली जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जो सेकंड नेचुरल फिनोमेना, एक तरह से जिससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, वो है हमारा अर्थक्वेक। आपने इससे पहले भी कई जगह पे पढ़ा होगा या देखा भी है कि अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, क्लास 7th में आपने साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। लेकिन अर्थक्वेक जो होता है एक नेचुरल फिनोमेना जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन होती है ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि ह्यूमन लाइफ की भी और प्रॉपर्टी की भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन होती है। बहुत लोग इसकी वजह से मर भी जाते हैं। ठीक है, देखो जो वेदर डिपार्टमेंट होता है वो अर्थक्वेक के बारे में हमें
एकदम से नहीं बता पाता, ठीक है। लेकिन अगर किसी एरिया में थंडरस्टॉर्म होनी है या बारिश आ सकती है, ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान आ सकते हैं, तो उसे हमें पहले ही अवेयर कर दिया जाता है बाय द वेदर डिपार्टमेंट। लेकिन जो हमारे पास कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं जो कि वो पहले नहीं पता लगा सकते हम, कई बार मतलब एकदम से बहुत टाइम पहले नहीं बता सकते। जब अर्थक्वेक आता है तो हम उसको उसके बाद पता लगता है कि उसका पावर कितनी सी, उस अर्थक्वेक की, जो वो अर्थक्वेक आया उसकी कितनी पावर की, बताते हैं ना कि 4.5 है या 6 है या 6.5 है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो हम जो सेकंड नेचुरल फिनोमिना पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक हम स्टडी करते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, तो हमें ये सब कुछ डिस्कस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो कहाँ से कैसे आता है। मैंने अभी भी बताया कि जो अर्थक्वेक होता है ये ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जो कि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट कि ये आने वाला है, ये अब बता सकता है, ठीक है। इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा ह्यूज स्केल पे मतलब डैमेज होता है, जो बहुत बड़ा मतलब डैमेज का कारण होता है जो अर्थक्वेक होता है। आपने देखा होगा 2005 में 8 अक्टूबर 2005 में जो एक सबसे मेजर अर्थक्वेक आया था इंडिया में, जो कि उरी एंड तंगदर जो है नॉर्थ कश्मीर में, वहाँ पर ये अर्थक्वेक आया था, ठीक है। और साथ ही साथ अर्थक्वेक जो था हमारे पास वो जो भुज है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात 26 जनवरी 2001 को भी यहाँ पर 8 अक्टूबर 2005 तो जो नॉर्थ कश्मीर था वहाँ पर आया था, और जो 26 जनवरी 2001 में जो भुज डिस्ट्रिक्ट है गुजरात वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेजर अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्केल पर ह्यूमन लाइफ और उनकी प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, ठीक है। अब वन बाय वन हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्थक्वेक होता है वो क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो अर्थक्वेक है, देखिए ये दिखा रखा है कश्मीर के अंदर जो अर्थक्वेक आया था, ये पिक्चर जो दिखा रहे हैं, तो इतना बड़ा देखिए कितना बड़ा लॉस था अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, जो कश्मीर के अंदर आया था 2005 में। आगे देखिए ध्यान से, अब हमारे पास क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, ये कब होता है, और इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, व्हाट इज अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक होता क्या है। तो अर्थक्वेक का क्या है, अर्थक्वेक एक सडन शेकिंग होती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर ट्रैवलिंग हो रही होती है, काफ़ी थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए अर्थ के अंदर ट्रैवलिंग आना, या अर्थ के अंदर एक अचानक एक सडन शेकिंग होना, इसको क्या कहते हैं, इसको अर्थक्वेक कहते हैं। ये क्यों होता है, जो अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास, एक जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो क्रस्ट होती है, फिर उसके बाद मेंटल, और फिर जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कोर होती है, ठीक है। तो जो अर्थ क्रस्ट है, जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से ही अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो देखिए जो अर्थक्वेक जो है, जो अर्थ क्रस्ट है, उस टाइम पे उनके अंदर क्या होता है, कुछ डिस्टर्बेंस होती है। जो अर्थक्वेक होता है अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अर्थक्वेक हर बार आता ही रहता है, ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, पूरे अर्थ पे आता है, लेकिन कई बार वो नोटिस नहीं होता, और कई बार काफ़ी ज़्यादा मेजर जो अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, वो कई बार हमें नोटिस हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स और पीपल, उनको काफ़ी ज़्यादा इमेंस डैमेज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है कहीं, और लाइफ का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। जब भी अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक आते हैं तो उसकी वजह से फ्लड, लैंडस्लाइड्स और सुनामीज भी आती है। आपने इसके बारे में सुना होगा कि 26 दिसंबर 2004 में जो इंडियन ओशन था उसमें एक मेजर सुनामी आई थी। जितने भी कोस्टल एरिया थे अराउंड द ओशन के चारों तरफ जितने भी कोस्टल एरिया थे उनको बहुत बड़ा ह्यूज लॉसेस था, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इस सुनामी से काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो मर गए थे, उनके घर, उनके सब कुछ उजड़ गया था, ठीक है। फैमिलीज जो होती थी एकदम से सुनामी जो थी, वो सुनामी की जो लहर है वो अपने साथ उनको बह ले गई थी। जितने भी उसके चारों तरफ जो ओशन था, इंडियन ओशन, उसके चारों तरफ जितना भी एरिया था, सभी के सभी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक के बारे में, पढ़ना है कि व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक होता क्यों है, इसका कारण क्या है। पहले के टाइम पे कुछ मिथ थे, कुछ मिथ स्टोरीज थी अर्थक्वेक के बारे में, जैसे कि यहाँ पर भूजो की जो ग्रैंड मदर है वो ये बताती है, आपकी ग्रैंड मदर ने भी आपको कभी बताया होगा कि वो ये बोलते थे कि भी एक बुल है, उसने पूरी अर्थ को अपने ऊपर संभाल के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है,
फिर वो अगर हिलती है तो काफ़ी, तब हिलती है तो वो जब अपने सींगों को हिलाती है तो हमारी जो अर्थ है वो ट्रेम्बर करने, मतलब ट्रेम्बलिंग आ जाती है, वो हिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ मतलब इस तरह की कुछ कहानियाँ थी, कुछ मिथ थी, जो कि ऐसा नहीं था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब पहले के टाइम पे ऐसे लोग मतलब ये मिथ पे विश्वास करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के टाइम में अर्थक्वेक का जो असली कारण था उनको नहीं पता था, वो इन मिथ पे, इन अंधविश्वास पे मतलब इन बातों पे विश्वास कर लेते थे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर होती है, जो क्रस्ट, अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ट्रेमर्स आते हैं एकदम से। ठीक है, मतलब डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ शेक करना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो शेक करना स्टार्ट हो जाती है। जो अर्थ की लेयर होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड कुछ पीसीज होते हैं, जिनको हम प्लेट कहते हैं। फ्रेगमेंटेड होती हैं, प्लेट्स होती हैं उनके अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेट्स होती हैं। ये जो प्लेट्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूअल मोशन में आती हैं, कॉन्टिन्यूअल मोशन में होती हैं ये प्लेट। ठीक है, जब दे ब्रश पास्ट वन अनदर, मतलब कि जब वो कॉन्टिन्यू मोशन में होती हैं, तो जब ये प्लेट्स एक दूसरे को पास करती हैं, एक दूसरे से पास आउट होती हैं, ठीक है, तो क्या होती है यहाँ पर कि इन प्लेट्स के बीच में कोलिजन होता है, ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्लेट्स होती हैं बहुत सारी, ये कंटिन्यूस मोशन में होती हैं, और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, कोलिजन होता है इन प्लेट्स के बीच में, तो वहाँ पर अर्थ क्रस्ट में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। जिस डिस्टर्बेंस, जो ये डिस्टर्बेंस आती है, यही डिस्टर्बेंस हमें अर्थ पे अर्थक्वेक की फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, जो अर्थ का सरफेस होता है उस पर जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो डिस्टर्बेंस हो रही है, किसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, जो अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स होती हैं उनके कोलिजन की वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है, तो अर्थ के सरफेस पे वो हमें अर्थक्वेक की फॉर्म में शो अप होती है, जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, जो ये मूवमेंट होती है अर्थ प्लेट्स की। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास जो हमें ये भी पता है कि जो अर्थक्वेक का ये एक मतलब एक बिल्कुल श्योर एक रीज़न है, जो कि क्या है, जो वजह है एक अर्थक्वेक की। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ये नहीं पता लगा सकते कि कब और जो अगला अर्थक्वेक आएगा वो कब आएगा। ठीक है, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो अर्थ के ऊपर ट्रेमर्स होते हैं कैन ऑल्सो बी कोज्ड व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट, जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है या कोई मटेरियल हिट करता है अर्थ को, ठीक है, या फिर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, तब भी थोड़ा बहुत ट्रेमर आता है हमारे अर्थ के अंदर। ठीक है, हाउएवर जो मोस्ट अर्थक्वेक आते हैं विच आर कोज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब मोस्टली जो अर्थक्वेक होते हैं उनका कारण, मेन कारण ये होता है कि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्लेट्स होती हैं उनके बीच में जो मोशन हो रहा होता है, तो वो आपस में कई बार कोलाइड करती हैं, और कोलाइड मतलब टकराती हैं, और टकराने के बाद जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो एज अ अर्थक्वेक की फॉर्म में वो क्या होता है, हमें शो होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो कुछ अदर रीजंस भी होते हैं, जैसे कि अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, वोल्केनो इरप्ट हुआ है, या कोई मेटेरियर ने अर्थ को हिट किया है, इसकी वजह से भी कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, कई बार ट्रेमर आ जाता है। ठीक है, लेकिन मेन जो अर्थक्वेक होता है वो सिर्फ मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स की वजह से होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास अर्थक्वेक है विच आर कोज्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर। तो ये वीक जोन्स क्या होते हैं, दे आर नोन एज सिस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन। आई रिपीट कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मतलब वीक जोन होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है अर्थक्वेक के आने के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है अर्थक्वेक के आने के, यानी ये वो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट्स की, वो बाउंड्रीज होती हैं, या ये वो वीक जोन्स होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इन वीक जोन्स को हम क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं सिस्मिक जोन्स या फिर बोलते हैं फॉल्ट जोन्स। ठीक है, इंडिया के अंदर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन एरियाज़ के अंदर जो अर्थक्वेक हैं सबसे ज़्यादा बार आने के चांसेस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम्स आते भी हैं। ठीक है, तो वो ऐसे कौन से एरिया इंडिया के अंदर, वो है कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस। ठीक है, साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, एंड रेन ऑफ कुछ राजस्थान एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन जो एरिया, ये कुछ एरियाज़ हैं, और साउथ इंडिया के भी कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो कि डेंजर जोन में आते हैं, जहाँ पर जिन्हें हम फॉल्ट जोन या सिस्मिक जोन कहते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्थक्वेक के आने के। इज़ इट क्लियर नाउ? जब अर्थक्वेक आता है तो हम ये भी कहते हैं, हमारी न्यूज़ में आता है कि 6.5 का आया है, 4.5 का आया है, तो ये चीज़ क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जब अर्थक्वेक आता है अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो उसकी एक पावर होती है, तो उसकी पावर को एक मैग्नीट्यूड की
टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है एक स्केल के ऊपर, जिसको बोलते हैं रिचर स्केल। क्या बोलते हैं हम उसको? रिचर स्केल बोलते हैं। ठीक है, रिचर स्केल एक ऐसा स्केल है जो स्केल हमें ये बताता है कि जो अर्थक्वेक आया है उसकी पावर कितनी है इन टर्म ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इस रिचर स्केल में क्या होता है, एक स्केल होता है, इस स्केल से हमें ये पता लगेगा कि जो अर्थक्वेक था वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है या फिर नॉर्मल अर्थक्वेक है जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कई बार अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और कई बार कम नुकसानदायक होता है, या कई बार सिर्फ हल्का सा ट्रेमर महसूस होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इस स्केल में क्या होता है, अगर 7 से ज़्यादा हायर वैल्यू अगर ये स्केल दिखा रहा है, अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हायर देन 7 होता है रिचर स्केल पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक माना जाता है। जो अभी इससे पहले मैंने बताया था कि जो भुज और कश्मीर के अर्थक्वेक थे, इनका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.5 से ग्रेटर था। जो भुज और जो कश्मीर के अंदर अर्थक्वेक आए थे, जो अक्टूबर में बताया था, ठीक है, वहाँ पर जो अर्थक्वेक आया था उसका मैग्नीट्यूड 7.5 से ग्रेटर था। तो 7 से हायर वाले जो अर्थक्वेक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ का और उनकी प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस हो सकता है, और होता भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है इतना बड़ा स्केल पे जो अर्थक्वेक आता है। इज इट क्लियर? तो रिचर स्केल ये होता है जो कि हमें बताता है कि भी कितना पावर आया है अर्थक्वेक का, मतलब कितनी पावर है अर्थक्वेक की जो आया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्मोग्राफ। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सिस्मोग्राफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं कि जो अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट हमें क्या क्या प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक का नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि वो कब आएगा या फिर वो कितना खतरनाक, मतलब कितना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका पावर कितना होगा। ठीक है, तो हम नहीं कुछ प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो इसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है, मतलब कि इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे हमारे पास क्या होते हैं कि आजकल एक मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी आई है, जो कि हम इसमें क्या होता है कि जो वीकर जोन्स होते हैं, जो सिस्मिक जोन्स होते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्थक्वेक आने के, तो वहाँ पर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, जो घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाए जाए, जो कि जिससे उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार किया जाए कि उन बॉडीज़, उन बिल्डिंग के ऊपर जो अर्थक्वेक है उसका इफेक्ट कम से कम पड़े। ठीक है, तो वो क्या क्या है, साथ ही जब भी हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये है, ये नंबर 1 पॉइंट क्या है कि जब भी आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे होते हैं, अपना घर बना रहे हैं, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, तो एक कंसल्ट कीजिए क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से। कोई भी आर्किटेक्ट जो कि मैप बनाता है, जो कि बिल्डिंग बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, उन जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं जो कि अच्छे क्वालिफाइड है, उनसे कंसल्ट कीजिए कि हमें किस किस तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हाईली सिस्मिक जोन्स होते हैं, सेकंड जो पॉइंट है, जो हाईली सिस्मिक जोन्स होते हैं वहाँ पर जो द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर देन द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब वहाँ पे घरों को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, एंड कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, कि रूफ को जो छतें होती हैं जितना लाइट हो सके उतना बनाना चाहिए। ठीक है, कि अगर मान लो कि स्ट्रक्चर वो फॉल भी हो तो इससे कि जो डैमेज हो उतना ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि छतें अगर हल्की होंगी तो अगर वो नीचे गिरेंगी तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इट इज़ बेटर इफ़ द कबर्ड एंड द शेल्स आर फिक्स टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजली, कि जो वीक जोन्स होते हैं वहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि जो कबर्ड्स होते हैं, जो शेल्स होती हैं, वो वॉल के अंदर ही फिक्स हो। ठीक है, अलग से ना हो, ताकि अगर मान लो कि कभी अर्थक्वेक यहाँ पर आ रहा है तो वो ईजिली गिरे ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल। हमें जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है अर्थक्वेक के आने के, तो वहाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो हैंग वॉल क्लॉक्स होती हैं, अलग अलग तरह के फोटो फ्रेम्स जो लोग लगा लेते हैं, वाटर हीटर्स होते हैं, उनको हम कम से कम वहाँ पर यूज़ करें। ठीक है, और अगर हम उसको यूज़ कर भी रहे हैं, हैंग कर भी रहे हैं, तो उनको इतने अच्छे से हैंग करें ताकि वो ईजिली पीपल के ऊपर ना गिरे, लोगों के ऊपर जो अपने घरों में रहते हैं उनके ऊपर ना गिरे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, सिंस जो सम बिल्डिंग्स होती हैं वो अर्थक्वेक की वजह से फायर को ईजिली कैच कर लेती हैं।
ठीक है। तो सो इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स, स्पेशली जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, उनके पास जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं वो वर्किंग ऑर्डर में होनी चाहिए। हर बिल्डिंग के पास एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए कि अगर बाय चांस किसी ना किसी बाय चांस की अर्थक्वेक आया या उसकी वजह से फायर लग गई तो वो अपने आप को बचा सके, ठीक है, बिल्डिंग को भी और साथ में लोगों को भी, ठीक है। जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की, उसने एक क्वेक प्रूफ हाउसेस बनाए कि उन्होंने इस इवेंट में ये बताया कि जो अर्थक्वेक है अगर वो स्ट्राइक कर भी रहा है, अगर अर्थक्वेक आया भी हुआ है, तो वो उन्होंने एक ऐसे घरों को बनाने का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है कि जिन्होंने उनमें बताया है कि वो अर्थक्वेक प्रूफ हाउसेस हैं, उनमें अर्थक्वेक का कम से कम इफेक्ट, कि अर्थक्वेक अगर आता भी है तो इससे उनको उन बिल्डिंग्स को कम से कम इफेक्ट होता है, कम से कम उनको डिस्ट्रक्शन, मतलब इतना ज़्यादा उनको नुकसान नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं टू द फ्रॉम द प्रोटेक्शन, मतलब कि जो अर्थक्वेक से हमें बचाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे हम अगर हम इन सबको अपनाएं तो हम अर्थक्वेक से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है कि अगर हम घर में हैं और उस टाइम अर्थक्वेक आ गया हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए, या अगर हम घर से बाहर हैं और उस टाइम अगर अर्थक्वेक आ गया हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं, इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर पे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप्स। अगर एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है और आप बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो तो क्या कीजिए, आप देखिए कि आपके आसपास कोई टेबल है, आप टेबल के नीचे शेल्टर ले लीजिए, ठीक है, और आप टेबल की जो पैर होते हैं, जो टांगे होते हैं टेबल की, उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और वहाँ पर पकड़ के एकदम से बैठ जाइए उसके नीचे, और तब तक वहाँ से हिलिए ना, तब तक वहाँ से मूव मत कीजिए जब तक कि जो शेकिंग है, जो ट्रेमर है, वो स्टॉप ना हो जाए, ठीक है। दूसरा, स्टे अवे फ्रॉम टोल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। अगर आप घर पे हैं और आपके घर पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ हैवी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं आपके चारों तरफ, या कुछ बड़ी कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, और अगर अर्थक्वेक आ गया हो तो आप उनसे फटाफट से दूर चले जाइए, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आया है और वो ज़्यादा तेज आए, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी पावर ऑफ अर्थक्वेक अगर ज़्यादा है तो वो आपके ऊपर गिर सकते हैं और इससे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है, वो क्या है, अगर आप उस टाइम जब अर्थक्वेक आया है, आप बेड पे हैं, तो एकदम से आप उठने की कोशिश मत कीजिए। अगर काफ़ी ज़्यादा तेज ट्रेमर आया है, काफ़ी ज़्यादा तेज अर्थक्वेक आया है, आप उसी टाइम पिल्लो लीजिए और पिल्लो से अपने हेड को कवर कीजिए और उससे प्रोटेक्ट कीजिए अपने हेड को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि जब आप घर पे हो तो आप ये सब कुछ कीजिए, ठीक है, कि एकदम से अगर आपको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिले, जैसे कि लोग जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में होते, काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं, तो वो एकदम से नीचे नहीं आ पाते, तो उनके लिए ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है कि अगर आप बाहर आउटडोर, मतलब बाहर है, घर से बाहर है, तो क्या करें। अगर आप घर से बाहर हैं तो और उस टाइम अर्थक्वेक आ गया, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको एक क्लियर स्पॉट फाइंड करना है, कि फाइंड अ क्लियर स्पॉट एंड अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस, की जो ओवरहेड पावर लाइंस होती हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनसे एकदम से दूर भागने की कोशिश कीजिए, जो खुला एरिया है वहाँ पर जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सेकंड, अगर आप किसी कार या किसी बस में हैं और उस टाइम एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है तो एकदम से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइवर को बोलिए कि आप धीरे धीरे ड्राइव कीजिए और एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे स्पॉट पे जाइए जहाँ पे थोड़ा खुला एरिया है, ठीक है। और जब तक कि अर्थक्वेक मतलब स्टॉप ना हो जाए, जब तक शेकिंग जो होती है वो स्टॉप ना हो जाए, तब तक आप बस या कार से बाहर मत आइए। तो ये कुछ हमारे पास स्टेप्स थे जो कि हमने पढ़े कि भी अर्थक्वेक क्या होता है, और अर्थक्वेक से बचने के लिए कि अगर हम घर पे हैं या हम बाहर हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और जो वीक जोन्स है वहाँ पर घर हमें किस तरीके से, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, वो हमने किया था। अब हमारा इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक रह गया, वो है सिस्मोग्राफ। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सिस्मिक वेव्स जो होती हैं, जब अर्थक्वेक आता है वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको रिकॉर्ड करती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको आज मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।